वेलकम टू CSR IAS। आज हम बात करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड और इंडिया के लिए इसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं इस बारे में। सबसे पहले न्यूज़ पोर्शन पर आ जाते हैं। ऑन नवंबर 20th दिस फंड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ COP27 विच टुक प्लेस इन शर्म-एल-शेख, इजिप्ट। इसी के साथ नोट कर लेते हैं नेक्स्ट COP जो इस वीडियो में मेंशन होगी, COP28। दिस विल बी हैपनिंग इन दुबई। सो इस फंड को एस्टेब्लिश किया गया किन के लिए? फॉर द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज विच आर फेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इन कंट्रीज़ को फेस करना पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव जो हैं, क्लाइमेट इवेंट्स जैसे कि फ्लडिंग, कोस्टल सबमर्जन एटसेट्रा। इशू क्या है कि इन कंट्रीज़ को फेस तो करना पड़ रहा है बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में ही क्लाइमेट चेंज के प्रभाव, बट दे डू नॉट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू टैकल दीज इवेंट्स और टू एडेप्ट और मिटिगेट or to play a part in the mitigation towards climate change. So these countries are demanding funds. So in order to be able to fight the climate change, और इन्हीं के लिए इस फंड की घोषणा की गई है, इसको स्थापित किया गया है। कमिंग नेक्स्ट, कुछ पुअर कंट्रीज की तरफ जायजा ले लेते हैं हम। सो इंडिया एंड साउथ एशियन countries are mostly included in this, along with the Middle East, Africa, and some part of South America. Islandic countries are also included in. ओवरऑल हम देखेंगे तो इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज जो है, दे आर द लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे यूरोप, कनाडा, USA, नॉर्डिक कंट्रीज, लेट्स से रशिया। These countries are considered developed and better off financially because they are industrialized. Now, during the course of this industrialization, they emitted a lot of CO2 or GHG, and they are responsible for 92% contribution to overall GHG emission जो अब तक हुआ है. Because of this reason, पूरी दुनिया को along with these countries which are developing, climate change events का सामना करना पड़ रहा है. But due to them not having enough resources, these countries, these developed countries are responsible to pay these countries. This is the basic idea behind this fund, behind the creation of this fund. Moving ahead, we will see some countries and extreme weather events in them. जैसे कि फिलीपींस, इट इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया, एंड यहाँ पे सबसे कॉमन क्या है? फ्लडिंग, टाइफून्स, साइक्लोन्स प्लस प्रेसिपिटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा हो बेसिकली। म्यांमार, यहाँ पे भी साइक्लोन नरगिस रिसेंटली आया था। पाकिस्तान 30% ऑलमोस्ट डूब चुका था 2022 में इन फ्लडिंग, रिसेंट फ्लडिंग। और उसी सिस्टम का पार्ट हमने असम में भी नोटिस किया था वेरी रिसेंटली हेयर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कमिंग टू द हाईटी, इट इज़ ऑल्सो एन आइलैंडिक नेशन यहाँ पर, एंड दो हरिकेन्स यहाँ पे अभी रिसेंटली आए थे। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कई वाइल्ड फायर्स थी देयर वर। इस रीजन में एल नीना और लानीना जो है, जिनको ENSO बोलते हैं, इसके पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस वेरी रिसेंटली नोटिस किए गए हैं। अमेरिका में हमने देखा देयर वर वाइल्ड फायर्स, यहाँ फ्लोरिडा कोस्ट पर देयर वर फ्लडिंग, हरिकेन्स देयर वर। यूरोप में हमने देखा देयर वर वाइल्ड फायर्स एंड ड्रॉट वेरी रिसेंटली। टेम्परेचर उतना नहीं जाता है यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन अभी अभी चला गया था 2022 में। सो दिस ईयर हैज़ विटनेस्ड वेरी ड्रामेटिक इवेंट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। कुछ पिक्चर्स यहाँ पर मैंने डाली हैं। दीज पिक्चर्स आर फ्रॉम USA वाइल्ड फायर्स। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, ऑलमोस्ट 30% पाकिस्तान वॉज अंडर द डिवास्टेशन कॉस्ड बाय फ्लड्स। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम इंडिया, इट इज़ फ्रॉम आसाम, फ्रॉम 2022 फ्लड्स। अदर सम इवेंट्स आर सीवियर ड्रॉट्स जो यूरोप में हमने देखी, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स जो साउथ एशिया में हम विटनेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कोस्टल फ्लडिंग, इसके लिए इंडिया भी इज़ ए वेरी वल्नरेबल स्पॉट, क्योंकि इंडिया इज़ ए ह्यूज कोस्ट लाइन विच हैज़ थ्रेट ऑफ सबमर्जन, हीट वेव्स वी आर सीइंग। Okay, now coming to the top annual CO2 emissions, let's see, from fossil fuels, because these are the main contenders for GHG emissions. So China is at the first place, then there is USA, and third place is occupied by India. This also projects a problem for India, that it is the third largest polluter in the world. Other countries are not playing such a vast role,
Now let's come to what is loss and damage and the basic difference between them. So loss is something that we have lost or we are going to lose in its entirety. And damage is something that there will be some harm to its structure or integrity. कुछ ना कुछ नुकसान होगा, हो सकता है पूरा खत्म ना हो, लेकिन देयर विल बी सम हार्म टू इट्स इंटेग्रिटी और स्ट्रक्चर. लॉस एंड डैमेज जो इवेंट्स हैं, इनको हम किस तरह देख सकते हैं? लेट्स से ग्लेशियर्स का पिघलना है यहाँ पर. नाउ ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो देयर विल बी अ राइज इन द sea level, and rise in sea level will submerge many coastal towns. There will be an increased precipitation if the overall temperature of earth increases. Also by the anthropogenic actions of deforestations, it poses the threat of desertification. There will also be threats of the ocean acidification. Okay, moving next. Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. This was proposed in COP19, which took place in 2013. Okay, Warsaw is the capital of Poland. COP हमने डिस्कस किया, it was in COP19. एंड इसने सबसे पहले डिफाइन किया लॉस एंड डैमेज को. इसने कहा कि कुछ इवेंट्स जो डैमेज या लॉस करेंगे वो ऐसे होंगे विच आर अनप्रिवेंटेबल, अनअवॉइडेबल, जिनको हम रोक नहीं सकते हो. दे विल बी टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट हैव प्रीवियसली हैपेंड, इवन इफ वी स्टे वेरी क्लोज और इवन कंप्लीट आवर गोल ऑफ पेरिस गोल्स, जो कि क्या है 21st सेंचुरी, दैट मीन्स 2100 के एंड तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करना. इस गोल पर भी हम टिके रहते हैं, इसे पूरा भी करते हैं, तो भी देयर विल बी सम इवेंट्स विच विल कॉज लॉस एंड डैमेज टू द वर्ल्ड. और उसी के लिए इस फंड की स्थापना की गई और ये ज़रूरी भी हो गया. ओके, फर्स्ट आइडिया ऑफ लॉस एंड डैमेज. इट केम फ्रॉम अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंडिक स्टेट्स, AOSIS. एंड व्हेन डिड इट कम फर्स्ट टू द पिक्चर? 1991. ये ब्लू डॉट्स आप छोटे छोटे देख रहे हैं इस मैप में, दीज आर द स्मॉल आइलैंडिक स्टेट्स एंड दे आर द मोस्ट वल्नरेबल towards these climate events because they have a threat of submersion. Recently, just a second. रिसेंटली एक न्यूज़ में भी हमने ये भी देखा कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता से नुसांतरा शिफ्ट करने की बात की है. तो इट इज़ ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज ओनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फ्यूचर सबमर्जन. ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की. अब हम बात करेंगे कि इस फंड के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा. तो सबसे पहले तो डेवलप्ड कंट्री, देन देयर विल बी पब्लिक और प्राइवेट डोनेशंस एज वेल. हालांकि इस बारे में एक सर्टेन मैकेनिज्म अभी स्थापित नहीं किया गया है. दैट विल बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट COP, दैट विल बी COP28 इन Dubai. If you recognize him, he is a Portugali politician, Antonio Guterres. He is the Secretary General of the UN, and he has hinted towards just energy transition partnerships, जहाँ पर दो या दो से अधिक कंट्रीज पार्टनरशिप्स करती हैं so that they can collectively tackle the climate change events. बात करते हैं कि इस फंड में से रिसीव कौन करेंगे, हु विल बी रिसीविंग. तो ऑफ कोर्स पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज, बट इसके बारे में भी एक मैकेनिज्म अभी स्थापित नहीं किया गया है दैट हु विल बी द फर्स्ट वंस टू रिसीव ए शेयर फ्रॉम दिस फंड एंड व्हेन विल दिस हैपन. ये हमें पता चलेगा 2023 की COP के बाद में कि के फंड कब ऑपरेशनल होता है, यहाँ से कब फंडिंग होना शुरू होती है, कौन इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. तो दिस ऑल इज फॉर फ्यूचर बेसिकली. नाउ कमिंग टू द इंडिया टेक. इंडिया का इस बारे में क्या टेक है? तो इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल सेज वेलकम टू दिस फंड. इंडिया ऑल्सो सेज दैट रिसेंटली इट हैज बीन सीन कि इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में. सो इंडिया की अभी रैंक है 8/63 नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स नेट जीरो गोल एंड प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज टैकलिंग. नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ये कहता है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड ऑल्सो वी आर परफॉर्मिंग गुड एट द PCPI, सो वी आर इन नीड ऑफ फंड्स. फॉर दिस रीजन हम देंगे नहीं, हम फंड्स लेंगे. वी आर द कंटेंडर ऑफ गेटिंग द फंड. ओके, अब बात आती है कि फंडिंग ओवरऑल कितनी है या फिर कितना फंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस टू एक्चुअली वर्क. सो बातें हैं या फिर एस्टिमेट्स हैं दैट अप्रॉक्स USD 160 to 340 billion dollars will be required annually
लेकिन पिछले सीओपी में इंडिया ने कहा था कि दिस फंड शुड बी इन टर्म्स ऑफ 1 ट्रिलियन USD. Now climate change in future will of course accelerate. So this fund can be more than this also. It can also be 3 to 4 trillion dollars. So this is to be seen. A transition committee has been established and इसका वर्क रहेगा ये एस्टिमेट करना कि फंड कितना है, इसे हाउ मच इट इज़, इसे कौन कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें से कौन रिसीव करेगा. सो दिस ट्रांजिशन कमेटी विल बी वर्किंग. इसकी पहली मीटिंग मार्च 2023 में है. नाउ वी विल कम टू चैलेंजेस फॉर इंडिया. इंडिया के लिए यहाँ पर 2 चैलेंजेस हैं. फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि USA और EU यहाँ पर इन बातों को पुश कर रही हैं दैट इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉल्यूटर इटसेल्फ. तो इंडिया को रादर देन लेने के, इंडिया शुड बी गिविंग और कंट्रीब्यूटिंग टू दिस फंड. दैट मीन्स लेने के देने पड़ जाएंगे. तो दिस कैन बी अ चैलेंज. सेकंड चैलेंज इज कि हो सकता है इंडिया को ये फंड ना मिले या फिर इंडिया इस फंड का एक दावेदार ना बन पाए या फिर काफ़ी बाद में मिले. सो दीज आर द 2 challenges for India. Now, this we have discussed already. We will be coming to this. Now, what is the way forward for India? So, first way forward for India is to keep on continuing on its net zero goals. इंडिया के नेट जीरो गोल्स क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और इन्हीं गोल्स की वजह से या फिर इन्हीं एफर्ट्स की वजह से इसकी CCPI में जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती रहेगी. सो दैट इट कैन प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस in the next COP, which is COP28, to be able to receive this fund or a part of this fund. Third is it can engage in diplomatic alliances with other countries or especially neighboring countries which are similarly at the risk of climate change event, जैसे कि हमने अभी देखा था म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, so that it can put collective pressure on the developed countries to receive this fund. And fourth is involving in just energy transition partnerships as signaled by the UN Secretary General. ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि CSR IAS नाम से आप ढूंढ सकते हैं टेलीग्राम या यूट्यूब पर. इसके साथ ही हम विदा लेते हैं. थैंक यू एंड हैव ए वेरी गुड डे.